एस्ट्रोफोटोग्राफी में एक गोल्डन रूल होता है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसको शायद ही कोई क्रॉस करता हो। नेवर शूट एनीथिंग बिलो 30 डिग्री ऑन द होराइजन्स। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री से नीचे आप स्पेस को नहीं देख रहे होते, आप माइल्स ऑफ थिक टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर, धूल, मिट्टी और लाइट पोल्यूशन को चीर रहे होते हो। ज़्यादातर एस्ट्रोफोटोग्राफर्स तब तक अपना सेटअप स्टार्ट भी नहीं करते हैं जब तक कि टारगेट इस डेंजर जोन से ऊपर ना जाए। पर 6 दिन पहले यूं ही कैजुअली स्टेलेरियम चेक करते हुए मेरी नज़र एक टारगेट पे पड़ी और उसने मेरा पूरा प्लान बदल दिया। मुझे एक ऐसा टारगेट दिखा जो इतना खूबसूरत था कि मैंने सारे रूल्स को डस्टबिन में डाल दिया। एक ऐसा टारगेट जो मेरे गियर, मेरे पेशेंस और मेरी सैनिटी को एब्सोल्यूट लिमिट पर पुश करने वाला था। हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश बद्री, एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर और एक एस्ट्रोफोटोग्राफर। चलिए आज आपको मैं मिलाता हूं M83 से, एक स्पेक्टेकुलर स्पाइरल गैलेक्सी जिसमें है रोरिंग पिंक स्टार फॉर्मिंग रीजन्स और डीप ब्लू आर्म्स। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बेसिकली एक सदर्न टारगेट है, यानी कि ये सदर्न हेमिस्फीयर से दिखता है और मेरा एप्लीकेशन पहले ही मुझे बता रहा है कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट यहाँ से होने वाला है। मेरी लोकेशन से ये गैलेक्सी होराइजन से मुश्किल से 25 डिग्री ऊपर राइज होती है और इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड जाता है सिर्फ 30 डिग्री। यानी जहाँ से आमतौर पर लोग अपना एस्ट्रोफोटोग्राफी सेशन शुरू करते हैं, वहाँ इसका पीक पॉइंट था। 25 डिग्री से नीचे में से कैप्चर करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेंस होगा। संभावनाएं पूरी तरह से मेरे खिलाफ थी, लेकिन उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। सदर्न होराइजन्स बिना किसी बादलों के और पोल्यूशन के लगभग चमक रहा था। ऐसा परफेक्ट मौका बार बार नहीं मिलता एंड आई न्यू कि मुझे ये गैम्बल लेना ही होगा। मैंने टेलीस्कोप को टारगेट पे स्लो किया है, जो कि काफ़ी नीचे है। मुझे शक हो रहा है कि इतना नीचे जब टारगेट है तो इसमें कुछ दिखेगा भी या नहीं। पहली इमेज आ चुकी है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतनी ब्राइट है। ये सारा आज के जो क्लियर होराइजन्स हैं उनका कमाल है। मैंने सीक्वेंस शुरू कर दिया और अब मेरा टेलीस्कोप एक के बाद एक इसकी इमेजेस लेता जाएगा। दोस्तों, पहली रात मेरे से एक गलती हो गई। मैंने गलती भी नहीं कह सकते हैं, मैंने अपना सेशन काफ़ी लेट शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अचानक से मुझे वो गैलेक्सी दिखी थी स्टेलेरियम पे, तो मैंने अपना जो मेरा पहला वाला टारगेट था उसको स्टॉप कर दिया था और फिर मैंने इसको लगाया रात को 11:30 बजे करीब। तो बहुत जल्दी ही वो गैलेक्सी सेट भी हो गई आसमान में, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया था। लेकिन उस दिन आसमान इतना साफ़ था कि मैं काफ़ी अच्छी इमेजेस उसकी कैप्चर कर पाया। लगभग 8 इमेजेस मैंने उसकी कैप्चर कर ली थी। सिर्फ 8 फ्रेम्स मिले मुझे इतनी क्रिस्टल क्लियर रात को। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे फ्लैट्स लिए जा रहे हैं। ये फ्लैट पैनल है मेरा, काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे फ्लैट से लेता है। मैंने उस समय काफ़ी बड़ा ये ले लिया था जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी ना कभी प्रोग्रेस करूँगा और शायद इतना बड़ा टेलीस्कोप मैं ले पाऊँ और फिर मुझे फ्लैट पैनल बार बार लेना नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये फ्लैट पैनल उस समय ले लिया था और मैं सो गया ये सोचकर कि अगली रात मुझे और तेज़ होना पड़ेगा। पर अगली रात के पास मेरे लिए एक बिल्कुल ही अलग प्लान था। अगली रात एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। हमारे सदर्न होराइजन में कुछ ही दूरी पर एक भयंकर वाइल्ड फायर भड़क उठी और जब अंधेरा हुआ तो सदर्न स्काई ब्लैक नहीं बल्कि धुएं की एक मोटी ग्लोइंग ऑरेंज वॉल बन चुका था। छोटे मोटे लाइट पोल्यूशन से तो आप लड़ सकते हो, पर आप एक जंगल की आग के धुएं से नहीं लड़ सकते। नाइट 2 कम्प्लीटली वॉश आउट हो गई और तीसरी रात हालत और भी बदतर हुए। धुएं की परत होराइजन पर बिल्कुल वहीं जमी हुई थी जहां से M83 राइज होना था। मेरा पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने की कगार पर था। समय निकला जा रहा था और वेदर फोरकास्ट भी बहुत ख़राब दिख रहा था। अगर बारिश नहीं हुई तो वाइल्ड फायर जारी रहेगी और अगर बारिश हो गई तब तो भूल जाओ।
चौथी रात धुआं थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू हुआ। स्काई परफेक्ट नहीं था, होराइजन्स भी ख़राब थे, पर मेरे पास अब एक भी घंटा लूज़ करने का वक्त नहीं है। मैंने कूलिंग ऑन की, ट्रैकिंग सिंक की और RGB डेटा रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स कैप्चर करना शुरू किया। मॉनिटर पर पहले के मुकाबले सिग्नल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। धुआं सारी ब्लू लाइट्स को एब्जॉर्व कर रहा था, पर मैंने शटर रनिंग रखा। किसी तरह से मैंने लड़ के 8 फ्रेम्स हर चैनल से निचोड़ ही लिए। एक मास्टरपीस के लिए ये डेटा कुछ नहीं था, पर मेरे डूबते प्रोजेक्ट के लिए ये एक तिनके का सहारा था। और फिर आई 5वीं रात। दिस वॉज द अल्टीमेट क्लाइमेक्स। वाइल्ड फायर और बढ़ने वाली थी अगर बारिश नहीं हुई, और वेदर डेटा दिखा रहा था कि आने वाले दिनों में बहुत बारिश होने वाली है। ये प्री मॉनसून रेन थी और उसके बाद इमीडिएटली मॉनसून आने वाला था। अगर आज रात मुझे लुमिनेंस डेटा यानी डिटेल्स और ब्राइटनेस का मेन डेटा नहीं मिला, तो मेरी ये 5 दिनों की लड़ाई मैं हार जाऊंगा। जो आखिरी रात थी उसमें मैंने तकरीबन 3 घंटे का लुमिनेंस डेटा कैप्चर किया, और साथ में मैंने कोशिश करी कि जो कुछ मेरे मिसिंग RGB फ्रेम्स थे उनको मैंने बढ़ाने की कोशिश करी। तो मैं लगभग 2-4 और मैंने RGB के फ्रेम्स लिए। मैंने सोचा कि देखा जाएगा, अब जैसे भी होगा, अगर उसमें कुछ डेटा होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डेटा होगा तो ना सही। किसी तरीके से मुझे वो सारा डेटा कलेक्ट करना था, क्योंकि इसके बाद अब मौसम ख़राब होने की पूरी संभावना है। छह रातें, एंग्जाइटी, धुआं, ख़राब होराइज़न और एक ऐसी घड़ी के खिलाफ दौड़ जो चाहती थी कि मैं फेल हो जाऊं। मेरे पास वो सैकड़ों फ्रेम्स तो नहीं थे जो एक डीप स्पेस इमेज के लिए चाहिए होते हैं। मेरे पास था सिर्फ थोड़ा सा नॉइजी डेटा जो मैंने 25 डिग्री पर धुएं के बीच से निकाला था, और RGB चैनल कॉम्बिनेशन के बाद लुक एट द इमेज। कोई यकीन करेगा कि ये रोशनी 1.5 करोड़ साल पहले चली थी और आज ये मेरे टेलीस्कोप तक पहुंची है। मेरे होराइजन के बिल्कुल एज से एक वाइल्ड फायर के धुएं और मॉनसून की नमी को चीरकर। इट इज़ एब्सोल्युटली स्पेक्टैकुलर। इस एक फ्रेम को देखकर मेरी इतनी रातों की थकान सब दूर हो गई। और ये है मेरी ट्रॉफी M83 द सदर्न पिनव्हील गैलेक्सी। एस्ट्रोफोटोग्राफी एक बहुत ही रिवॉर्डिंग लेकिन ब्रूटल हॉबी है। ये आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी, आपके रूल्स को तोड़ेगी और आपकी नींदें भी छीन लेगी। पर जब कोई ऐसा गैम्बल रंग लाता है जिसमें कि आप धुएं की दीवार को चीरकर ब्रह्मांड के उस कोने से एक ऐसे पीस को निकाल लाते हो, तो आपकी पूरी मेहनत कामयाब हो जाती है और हर सेकेंड वर्थ इट हो जाता है। सो नेवर स्टॉप चेजिंग द स्टार्स, चाहे वो होराइजन में कितने भी नीचे, ज़मीन के कितने भी पास क्यों ना हो। अगर इस एडवेंचर में आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली बार आप मुझे क्या कैप्चर करते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए, सितारों के इस सफ़र में आपसे मिलते हैं अगली बार। तो आप लोग, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जब आप गैलेक्सी दिखाते हो उसके बाद उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्यों नहीं बताते हो। तो चलिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस गैलेक्सी के बारे में बताता हूँ, बाकी लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो दिस इज़ M83 द सदर्न पिनव्हील गैलेक्सी, एंड it's called Southern Pinwheel Galaxy because of its beautiful symmetric spiral structure, similar to the cosmic whirlpool. Second thing is that it lies around 15 million light years away in the constellation of Hydra. तो ये हमसे लगभग 1.5 करोड़ light years दूर है. Even though it's a southern galaxy, you can still photograph it from India in the right season and with a good southern horizons. So मेरे यहाँ पे southern horizons काफ़ी अच्छे हैं, तो इस वजह से मैं इसको कैप्चर कर पाया. This particular galaxy is one of the closest and brightest barred spiral galaxy visible from Earth. So आप देख सकते हैं बीच में एक बार टाइप का है, तो this is called barred spiral galaxy. तो ये one of the closest ones from Earth है. The galaxy contains an unusually high number of supernovas. तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उसमें उन्होंने पिछली 1 सेंचुरी में इसमें से
लगभग 6 सुपरनोवाज इसमें डिटेक्ट किए हैं. This particular galaxy reveals thousands of pink and red hydrogen star forming regions. अगर मैं इसको zoom करूँ तो you will see this particular region, everything that is pink. ये सारा है star forming regions, यानी कि सारे nebulas हैं, showing that the galaxy is actively creating new stars. Next thing is its core is extremely active and chaotic. Studies suggest that M83 may actually have a double nucleus, possibly caused by an ancient galactic interaction or merger. So हो सकता है पीछे किसी ज़माने में इसका मर्जर हुआ है किसी दूसरी बड़ी गैलेक्सी के साथ में. Although it looks like calm in photographs, this particular galaxy is surrounded by faint stellar stream and distortions, like outer arms में आप ये देख सकते हैं. So that basically suggests that it has likely consumed smaller galaxies in the past. NASA's telescope have discovered a huge number of supernova remnants in this particular galaxy. The leftover shock waves of exploded stars, that's called supernova. Okay, so some are still exploding throughout the galaxy. Next thing is the galaxy spans are roughly 55,000 light years. इस कोने से इस कोने मतलब ये लगभग जो है 55,000 लाइट ईयर्स इसके डिस्टेंस है एक छोर से दूसरे छोर पे, मेकिंग इट स्मॉलर देन द मिल्की वे गैलेक्सी बट स्टिल मैसिव इनफ टू कंटेन more than a billion stars. This particular galaxy is considered a grand design spiral galaxy, meaning its spiral arms are very clear, defined rather than messy or fragmented. So आप देख सकते हैं काफ़ी clearly इसके जो arms हैं वो defined हैं. If you photograph this galaxy with long exposure like I did and carefully process, you can reveal faint tidal structures around it. आप देख सकते हैं signs of ancient gravitational encounters. This particular galaxy was discovered in 1752 by a French astronomer Nicolas Louis de Lacaille. I'm sorry if I'm butchering the name, while observing it from South Africa. So, because this is nearly face-on from our perspective, from Earth, from our galaxy, this particular galaxy is one of the best galaxies for studying how spiral arms and star formation works together. So I hope you like this video, you like the facts about it. If you liked it, please follow, like, comment, and if you are watching it on YouTube, please subscribe. I will see you in the next video.